हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणित क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है आपके पास ये वीडियो 27 जनवरी में पहुंचे, तो उसके लिए माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो रात में बनाता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ अनसोल्ड, सेट नंबर 2 2019 822 के डब्ल्यू। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, कुछ लड़के मतलब कमेंट में उल्टा उल्टा लिखते हैं यार, अच्छी बात नहीं है ये, थोड़ा सही लिखा करो यार। थोड़ा देखिए, मैं भी यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ, थोड़ा पढ़ाने का मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने का अनुभव नहीं था, तो उसके लिए देखिए मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी सुधार कर किया है। पहले उससे थोड़े छोटे छोटे एरर हो गए थे, उसकी वजह से मतलब आप उल्टे उल्टे लिखते हो। देखिए भाई, मैं एक गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख के मतलब मैं जितना आपको समझा रहा हूँ अच्छे से आप उसको पढ़ें, उसका लाभ उठाएं। आप 10th क्लास वाले बच्चों की वजह से मैं इंटर क्लास वाले बच्चों का भी कोई वीडियो नहीं दे पाया अभी तक, ठीक है, लेकिन मेरा मन था कि मैं इंटर क्लास वालों की भी तैयारी कराऊं, क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सिलेबस है। देखिए आज मेरी बिल्कुल भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं प्रयास करता हूँ कि भाई आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाए आप, ठीक, और आप भी अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, ठीक। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। तो इस सेट के हम 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 का क्या पॉइंट है? सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हम इसका सॉल्व करते हैं। क्या दिया है इसमें? सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या दिखाएंगे, फिर उसके बाद में हम इसको दिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, मान लीजिए, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। माना एक परिमेय संख्या है, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं और हर 0 के बराबर होगा। तो देखिए, 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q। 5 अपॉन मतलब 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर p अपॉन q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। और इनका जो एचसीएफ है ना, p और q का एचसीएफ वो क्या होगा? 1 होगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं 5 को उठाकर इधर ले जाऊंगा, तो अंडर रूट 3 बराबर p अपॉन q माइनस का 5, अंडर रूट 3 बराबर 5 अपॉन q p अपॉन q माइनस 5। तो मैं क्या करूंगा, या लिखूंगा जहां p अपॉन q तथा 5 क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। p अपॉन q और 5 क्या है? परिमेय संख्याएं। तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा,
परिमेय संख्या होगा। देखो P अपॉन Q तथा 5 परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। तो जब इनका अंतर परिमेय संख्या होगा, P अपॉन Q परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, इनका अंतर भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर में ये क्या है, अंडर रूट 3, तो ये क्या है, इसके बराबर होगी। तब अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। तब अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। ठीक है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। तो ये देखो, अतः हमने गलत परिकल्पना कर ली है। अतः हमने गलत परिकल्पना कर ली है, परिकल्पना कर ली है। ठीक है, अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। अतः हमने गलत परिकल्पना कर ली है। जिस कारण गलत परिकल्पना कर ली है, तो यानी को अतः अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात जब अंडर रूट 3 की बात चल रही है, अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं होगी, तो अंडर रूट 3 में कोई और भी नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या भी जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या आएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट 3 प्लस 5 है ना, तो अर्थात अंडर रूट 3 प्लस 5 या 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 3, इसको आप इस तरह से लिखिए, 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये बात इसमें हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, आप इसको इस तरह करें। अब हम 4 का ख पॉइंट देखेंगे। दो घनों जिसमें से प्रत्येक 64 सेंटीमीटर की घात 3 है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक 64 मतलब इसकी कोर दी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसके प्रत्येक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन दिए हैं, देखिए हमारे पास में दो घन हैं, ये इस तरह से दो घन हैं, इसके प्रत्येक की कोर ऐसे करेंगे इसको, अब देखेंगे इसको, थोड़ा इसको ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे। दो घन है आपके पास में ये, तो दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो दोनों इसकी, अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, ये घन का आयतन दिया है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। सेंटीमीटर की घात 3 किसमें होता है, आयतन होता है। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना घन की प्रत्येक कोण, माना घन की प्रत्येक कोण x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। अब घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन
ये बात दे रखी है आपको। घन का आयतन, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर की घात 3, 64 सेंटीमीटर की घात 3। घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर की घात 3। अब घन का आयतन, घन की कोर क्या बनी है? x मान लिया, तो घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। 64 को मैं लिखूंगा 4 की घात 3। इसका मुझे लेना है घनमूल, इसका मैंने घनमूल ले लेता हूं मैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहां लिखेंगे घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर, घनमूल ले लिया हमने, ठीक है। तो x बराबर हो गया 4, तो इसका मतलब घन की प्रत्येक कोण कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक कोण होगी 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और दो घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। इन दोनों घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। तो अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दो घनों को मिलाकर, दो घनों को मिलाकर, दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। दो घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। अब आप देखेंगे, मतलब ये दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया है। 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर ये कोर है, 4 सेंटीमीटर की ये कोर है। अगर मैं इन दोनों कोरों को एक साथ जोड़ दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? घनाभ की लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे लंबाई। अब यहां लिखेंगे घनाभ के लिए। क्या काम कर रहे हैं? घनाभ के लिए कर रहे हैं ये काम। घनाभ के लिए, घनाभ के लिए कर रहे हैं, तो लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। लंबाई L लिखिए भाई, लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई भी, चौड़ाई भी बराबर 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना? ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ये होगी। तो 2 गुना लंबाई कितनी है? 8 है। चौड़ाई कितनी है? 4 है। 8 गुना 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 और ऊंचाई 4, लंबाई कितनी? 8, ठीक है। तो 2 गुना 8 चौक 32, ये हो गया 16, ये हो गया 32। 8 चौक 32, इनको जोड़ लो। 32 का 32 32 32 64 हो गया। तो ये हो गया 2, 32 32 64, 64 और 16 80, 64 और 16 कितना हो गया? 80 हो गया। 2 के 80 में मल्टीप्लाई कर दी तो 160। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसका मात्रक लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। चार का क्या पॉइंट देखते हैं। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान क्या कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, क्या दे रखा है हमें, इसमें दिया है, दिया है, क्या दिया है? tan 2a बराबर कोट a माइनस
18 डिग्री। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो हमें इसमें क्या करना है, आप जानते होंगे, देखिए ये tan के पदों में है, ये कोट के पदों में। तो इसमें हमें tan को कोट के पदों में बदल दो या कोट को tan के पदों में बदल दो। आपने पढ़ा होगा पूरा कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरा कोण वो कोण होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं पूरा कोण। तो देखिए tan के पदों में है, कोट के पदों में। चलिए मैं इस tan को कोट के पदों में बदल देता हूं। तो इसको tan को कोट के पदों में बदलने के लिए कोट 90 माइनस 2a, tan को मैंने लिखा कोट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया tan थीटा। अब ये कितना हो गया, कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। मेरा कहने का मतलब है मैं tan थीटा को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो tan 2a को मैंने लिखा कोट 90 माइनस 2a। अब देखिए दोनों पक्षों से कोट खत्म करो, तो 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस के 18 डिग्री। ठीक है, ये माइनस का 18 डिग्री उठा कर इधर ले आओ, तो 90 डिग्री प्लस के 18 डिग्री, ये हो गया 2a प्लस का a। इन दोनों को ऐड करो, 8 हो गया, 2 और 1 10, 108, 108 डिग्री। ये कितना हो गया, 3a। कितना हो गया, 3a। अब 3 से मैं 108 डिग्री को डिवाइड करूंगा तो 36 दिया 108, तो a बराबर 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, a का मान हमें इसमें फाइंड करना था। अब 4 का हम देख रहे हैं भाई, 4 का गैप पॉइंट। 4 के गैप पॉइंट में दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1 1 4 है। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं। चलिए भाई, ए बी हमारे पास मतलब एक वृत्त है, हमारे पास सर्किल है एक। ये हमने एक सर्किल बना दिया, ये हो गया जी एक सर्किल हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है। ये ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक, अब ए बिंदु के निर्देशांक हमें इसमें बताने हैं। तो मैंने मान लिया ए बिंदु के निर्देशांक x1 और y1। ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई, बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं आपको 1 और 4, 1 और 4। ठीक, तो बिंदु ए के केंद्र क्या है, सेंटर दिया है आपको 2 और -3, 2 और -3। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो माना बिंदु ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1 है। अब ये तो हो गया x1 y1, मैं इसको मान लूंगा x2 y1। ठीक है, ये x2 y2 मान दिए। अब हमें क्या करना है, अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे। AB का जो मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक की फॉर्मूला क्या होता है, AB का मध्य बिंदु क्या है। तो अब हम लिखेंगे चित्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, तो 2 - 3, 2 - 3, इन दोनों को क्या करूंगा, x1 + x2/2, x1 + x2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। y1 + y2/2, तो रखेंगे x1 + x2, रखिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में ये होगा 2 और -3, 2 और -3। x1 का मान क्या है,
निकालना है और x2 का मान क्या है 1 है बटे 2। y1 का मान कितना है निकालना है, y2 का मान क्या है 4 है बटे 2। ठीक, अब मैं इसको x मान सकता हूं, ये x है ये y है, ये क्या है ये x है ये y है, तो x को x के बराबर रखो, तो 2 बराबर x1 प्लस 1 बाई 2, इस 2 की तरफ मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, ये 1 उठाकर इधर लाओ, 4 1 4 में से 1 घटा दिया, इधर ले जाएंगे इसको x1, तो इंप्लाइज दैट x1 बराबर किसके होगा 4 में से 1 घटा दिया 3, तो x1 का मान हो गया जी 3। अब इसको करो, ये हो गया -3 y1 प्लस 4 y1 प्लस 4 बाई 2 की इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, ये 4 उठाकर इधर लाओ, -4 -6 y1, तो -6 और -4 कितने हो गए -10 -10, तो y1 बराबर -10, y1 बराबर -10। तो हमें निकालना थे बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 क्या आया 3 और -10, 3 और -10 मतलब ये पॉइंट आ गया आपके 3 और -10। ठीक है, ये हमें इसमें बताना था, तो यहां लिखेंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक, अतः बिंदु A के निर्देशांक 3 और -10 हैं। ठीक है, ये इसमें हमें बताना था। ठीक है, अब हम 5 का क्या पॉइंट देखेंगे। यदि बिंदु A के निर्देशांक दिए xy, B के निर्देशांक दिए 1 2 तथा C के निर्देशांक दिए 2 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए x + y = 50। तो देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास में, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है A बिंदु का निर्देशांक है xy और B बिंदु के निर्देशांक क्या है, B बिंदु के निर्देशांक है 1 2 और C बिंदु के निर्देशांक क्या है, C बिंदु के निर्देशांक है 2 1, C बिंदु के निर्देशांक है 2 1। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का ये क्षेत्रफल दिया है क्या 6 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 6 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 6 वर्ग इकाई। इन पॉइंटों को त्रिभुज के शीर्ष से मैं इसको मान सकता हूं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष क्या है, त्रिभुज के शीर्ष A बिंदु के निर्देशांक दिए हैं xy, A बिंदु के निर्देशांक है xy, इसको मैंने x1 इसको y। B बिंदु के निर्देशांक क्या है 1 2, इसको मैं मान लूंगा x2 इसको y, तथा C बिंदु के निर्देशांक 2 1 है, इसको लिखूंगा x3, इसको लिखूंगा y3। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 6 वर्ग इकाई, तो फॉर्मूला बनाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर हो गया 0। ये त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है। कितना है 6 वर्ग इकाई। अब हमें क्या करना है, इस 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले ये काम करना। चलिए 2 के अपने इधर मल्टीप्लाई करते 6 दूनी 12 हो गया। x1 x2 सबकी वैल्यू लगाता हूं, x1 का मान है x, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2,
y3 का मान कितना है 1। अब x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, y3 का मान है 1, y1 का मान कितना है y प्लस x3, x3 का मान है 2, y1 का मान कितना है y, y2 का मान कितना है 2 बराबर 6। 6 की 2 सॉरी 6 की 2 में मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 12, 6 की इस 2 की 6 में मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 12। चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 2 के अंदर ये हो गया x, 2 में से घटा दें कितना हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस y और ये कितना हो गया 2 y माइनस 2 बराबर 12। आप ये हो गया x प्लस 1 माइनस y, 2y 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2y माइनस के 4 बराबर हो गया जी 12 बराबर 12। अब हमें करना है x, अब ये कितना हो गया x, 2y में से y घटाऊंगा तो कितना बचेगा y, 1 में से 4 घटा दिया -3 बराबर किसके 12। ये माइनस का 3 उठाकर इधर ले जाओ, माइनस का 3 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो इंप्लाइज दैट x प्लस y, ये माइनस का 3 इधर जाएगा हो गया प्लस का 3 प्लस 12, तो x प्लस y, 3 और 12 कितना हो गया 15, 3 और 12 कितना हो गया 15, तो x प्लस y बराबर 15। ये बात इसमें आपको सिद्ध कर दी थी। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह करें। 5 का क्या पॉइंट देखेंगे, यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कोट थीटा, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। समझेंगे? देखिए भाई क्या क्या दिया है। पहला पॉइंट दिया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा, 3x1 बराबर कोसेक थीटा, और दिया है 3/x2 बराबर किसके कोट थीटा, ये दिया है। अब आप समझो x1 स्क्वायर और माइनस 1/x2 स्क्वायर, मतलब x1 का स्क्वायर करना है और x2 का स्क्वायर करना है। तो चलिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो मैं दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं इसका। चलिए 3 का वर्ग यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। 3 का वर्ग 9, अब ये हो गया x1 स्क्वायर, और कोसेक थीटा को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे x1 स्क्वायर का मान चाहिए, x1 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और बटे हो गया 9। ठीक है, इतना काम बिल्कुल सेम टू सेम अब इसमें भी यही करना है। यहां हमें क्या निकालना है, ये हो गया 9/x2 स्क्वायर, इसका भी वर्ग कर दिया। अब ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/x2 स्क्वायर बराबर किसके, कोट स्क्वायर थीटा बटे 9, कोट स्क्वायर थीटा बटे 9। करना क्या है, अब मान निकालना है इसका मान निकाल लेंगे। नाउ 3 ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो ये हो गया जी 3। x1 स्क्वायर कितना दिया है, x1 स्क्वायर का मान है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 और माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान है कोट स्क्वायर थीटा बटे 9, कोट स्क्वायर थीटा बटे 9। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 9, दोनों का एलसीएम लघुत्तम हो गया 9, दोनों का लघुत्तम 9। तो कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा बटे 9, 3/9, इसको मैं लिखूंगा 3/9। और आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा सब समीका होती है जिसका मान होता है 1। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। इससे अब क्या हो गया 3/9। अब देखो 3 कम 3 और 3 किया 9 तो 1/3, 1/3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह 5 का ज्ञापन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए भैया इसको हम कैसे करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, बाह्य होता है बाहर का, ठीक है। आपके पास में एक सर्किल है, एक वृत्त है आपके पास में, ये हमने एक वृत्त बना दिया सर्किल। ये वृत्त का केंद्र है O। क्या है वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। ये त्रिज्या है वृत्त की। अब हमने क्या किया, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, हमने वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया, ए ले लिया हमने कोई बिंदु, ठीक है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु ए है। अब वृत्त के बाहर से मतलब बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हमने ये खींच दी, मतलब वृत्त को स्पर्श करेगी, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु ए से वृत्त पर दूसरी स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। चलिए ये वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। ये यहां कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है। ये आप जानते होंगे वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और A से मतलब A से P, ये AP जो है ये एक स्पर्शी है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा खींची है। और AQ ये भी एक स्पर्श रेखा है जो Q बिंदु पर A से Q तक की जो दूरी है, A से Q, ये AQ क्या है स्पर्श रेखा है। और AP भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक। अब इसमें हमें दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब ये दिखाना है, सिद्ध करना है AP बराबर AQ, ये बात इसमें सिद्ध करनी है। तो क्या सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर AQ, AP बराबर AQ, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब हमने इसमें रचना क्या की है, रचना की है हमने इसमें, रचना की है क्या, लिखेंगे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP तथा AQ खींची। ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। इसकी उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति देखिए हमारे पास में त्रिभुज बन रहा है, कौन सा APO बन रहा है, AQO बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज AQO में, समझो त्रिभुज APO तथा त्रिभुज AQO में, ठीक। देखिए तो इसमें आपको सबसे पहले आप इसमें देखेंगे AO और AO। तो AO क्या है इसमें, AO ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन, ये कॉमन हो गया, ठीक। अब समझो कोण APO और कोण AQO ये क्या है, ये समकोण बना रहा है, कोण APO और बराबर किसके, कोण AQO, ठीक है। APO और कोण AQO ये बना रहा है भाई आपका समकोण। तो देखिए दोनों 90 डिग्री कोण बना रहे हैं,
दोनों 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो OP बराबर OQ, OP बराबर क्या हो गया, OQ हो गया। तो लिखेंगे OP बराबर OQ, OP बराबर OQ। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है क्या, जब ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो देखिए, तो त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज AOQ के। ये कौन सी है, राइट हैंड सर्वांग समता से, राइट हैंड साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये सर्वांग समता का नियम होता है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AOP सर्वांग सम है, AOP सर्वांग सम है त्रिभुज AOQ के। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, तब जब ये सर्वांग सम है तब हमारी जो स्पर्शी है, जो स्पर्श रेखा है AP बराबर, अब AP बराबर AQ, ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। पांच का घेरवाई देखेंगे, दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़ों के मध्य का 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। ठीक है, चलिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, अब हमें निकालनी है इसकी संचयी बारंबारता। इतना क्वेश्चन आपको दिया है, इससे आगे हम उसको बढ़ाते हैं, ये होगी संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए भाई तो बारंबारता से आगे संचयी बारंबारता है, तो यहां लिखूंगा 5 में जोड़ो x, तो 5 प्लस x, यहां जोड़ो 20 5 कितना होगा 25 प्लस x प्लस 20 5 25 प्लस x। ठीक है, अब इसमें जोड़ो 25 और 15 कितना होगा 40 प्लस x, यहां जोड़ो तो 40 प्लस x प्लस y, यहां जोड़ो 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। अब इसमें दिया है कि 28.5x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योगफल 60 डिग्री है। बारंबारताओं का योगफल मतलब n बराबर दिया है आपको 60 डिग्री, क्या दिया है, n बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसका आधा कर सकते हैं n/2, करो आधा तो 30 हो जाएगा, n/2 30। ठीक, चलिए अब यहां लिखेंगे बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग कितना है, वो है जी 30 डिग्री, 30 है बारंबारताओं का योग, मिस्टेक हो गई 60 है, बारंबारताओं का योगफल है 60। ठीक है, बारंबारताओं का योग कितना है 60। अब 45 प्लस x प्लस y को मैं बारंबारताओं के योग के बराबर रखूंगा, तो मैंने लिख दिया 45 प्लस x प्लस y बराबर हो गया 60। अब इसको 45 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो x प्लस y बराबर, ये 45 उठाकर इधर ले जाओगे तो कितना हो गया 15, 60 से 45 घटा दिया कितना हो गया 15। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैंने किया था n/2, जो बारंबारताओं का योगफल 60 है, 60 का आधा किया 30, तो 30 आपका कहां सपोर्ट करेगा, 30 आपका यहां आ जाएगा, 25 प्लस x, संचयी बारंबारता 25 प्लस x वाले खाने में, तो ये हो जाती है आपकी बारंबारता। इससे पहले वाली होती है संचयी बारंबारता CF,
ये होती है क्या, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1, ये होती है मध्यिका वर्ग की उस सीमा L2। अब आप मध्यिका दिया 28.5, फॉर्मूला बना देंगे। देखिए फॉर्मूला, मध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ये L2 माइनस L1 अपॉन F और n/2 माइनस का CF। चलिए मध्यिका कितनी है 28.5, L1 कितना दिया है, L1 दिया है 20, क्या दिया है L1 20, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 है 30, मध्यिका वर्ग की उस सीमा, L1 कितना है 20, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, F क्या है बारंबारता, बारंबारता आ गई 20, बारंबारता है 20। अब n/2 हमने निकाला था n/2, n का मतलब 60, 60/2 मतलब 30, क्या है 30। अब CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यह 5 प्लस x, तो मैं इसमें से ऐसा घटाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 5 माइनस x, 5 माइनस x, इसको उठाकर इधर लाऊंगा तो 28.5 और माइनस के 20, 30 में से 20 घटा दिया 10, तो 10/20, ठीक। अब 25 में से 5 घटा, सॉरी 30 में से 5 घटा दिया 25, 25 माइनस x, 25 माइनस x, इससे इसको काट दिया 2 बार, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 8.5, 28.5 में से 20 घटाऊंगा 8.5, यहाँ बचा 1/2, कितना बचा 1/2, ये हो गया कि 25 माइनस का x, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, 8.5 की 2 मल्टीप्लाई कर दी 17, कितना हो गया 25 माइनस x, ये वाला x उठाकर इधर लाओ तो x बराबर 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 18, x बराबर किसके हो गया 18 के हो गया, इंप्लाइज दैट x बराबर हो गया 18, x बराबर 18। अब मुझे x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट बराबर, सॉरी ये 8 बचेगा, मिस्टेक होगी, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो ये हो गया 8, क्योंकि 25 में से 17 घटाऊंगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। चलिए अब x बराबर 8 समीकरण नंबर फर्स्ट बराबर रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x का मान क्या है 8, तो 8 प्लस y बराबर 15, आप इस 8 को उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 8 15 में से 8 घटा दे कितना हो गया 7, तो y का मान कितना हो गया 7, y का मान 7 और x का मान 8, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो भाई आज इस सेट के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पूरे कंप्लीट हो गए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।